core classes. Today is 8th December 2023 and like every day, मैं हूं आपके पास some current affairs topics के साथ. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC or state PCS. Please stay with me till the last of this session. We are going to explore the fun and knowledge of these all topics. तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पल्सर्स. एक पल्सर रिसेंटली डिस्कवर किया गया है बाय द ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर. उसका जो डेजिग्नेशन है उस पल्सर को दिया गया है PSR J10325804. तो हाल ही में ये ढूंढा गया है. किसके द्वारा ढूंढा गया है तो ये आपको पता रहना चाहिए. ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर के द्वारा ये ढूंढा गया है, डिस्कवर किया गया है. हमें क्या पता रहना चाहिए और तो हमें यह पता रहना चाहिए कि व्हाट इज अ पल्सर. तो पल्सर क्या होता है? पल्सर एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है, एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार जो कि रोटेट कर रहा है. ऑब्जर्व टू हैव पल्सेस ऑफ रेडिएशन एट एवरी रेगुलर इंटरवल्स. तो ये एक ऐसा रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है जिसके पास पल्सेस होता है, यानी कि हम जब उसे देखते हैं तो हमें वो ब्लिंक करता हुआ दिखता है. हमें वो तुरंत ऑन ऑफ इस तरह से उसकी ब्राइटनेस फील होती है. सो दीज आर कॉल्ड पल्सर्स. सो एक्चुअली दीज आर न्यूट्रॉन स्टार्स. तो न्यूट्रॉन स्टार्स होता क्या है? तो एक्सट्रीमली डेंस, कॉम्पैक्ट, celestial object that forms when a massive star run out of fuel and collapses under its own gravity. अब ये जो बात लिखी गई है इसको समझने के लिए एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं. ये रहा डायग्राम. देखो, ये स्टेलर न्यूबुला है. इसमें जो गैसेस हैं गैस कंडेंस्ड फॉर्म में है और भी कुछ मटेरियल्स है यहाँ पर. तो ये नेब्यूला है. और नेब्यूला जो होता है उसके पास दो संभावनाएं, दो पॉसिबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटी होता है. एक तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक एवरेज स्टार बन जाए, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक मैसिव स्टार बने. हमारा सन एक एवरेज स्टार है और मैसिव स्टार सन से कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है. जो एवरेज स्टार है अभी इसमें हाइड्रोजन एकदम प्रचुर मात्रा में है, पूरा एकदम फुल है हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन फ्यूजन कर करके क्या बन रहा है? हीलियम बन रहा है. और उसका एनर्जी हमें मिलता है, वो रेडिएशन हमें हीट के फॉर्म में मिलता है. और हमारे अर्थ पर जो पूरा का पूरा लाइफ है उससे वो चल रहा है, वो अलग बात है. एक टाइम आएगा कि ये हाइड्रोजन अच्छा खासा रन आउट हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन ही इसका फ्यूल है तो ये रन आउट हो जाएगा. और जब ये फ्यूल रन आउट हो जाएगा तो ये रेड जायंट बन जाएगा. और ये रेड जायंट फिर अपने ही ग्रेविटेशन के कारण क्या होगा कि ये पुल इंटरनली पुल होगा. इसका हर एक पार्टिकल इसके सेंटर की तरफ पुल होगा. और सेंटर की तरफ पुल होने के कारण लास्ट में ऐसा होगा कि एक प्लैनेटरी नेब्यूला बनेगा और फाइनली एक बौना ग्रह बन जाएगा. ये तो एक पॉसिबिलिटी पर बात की है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये जो स्टेलर नेबुला है ये एक मैसिव स्टार बन जाए और फिर एक टाइम आएगा कि इसमें भी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो शॉर्ट कर जाएगा, उसकी शॉर्टेज आ जाएगी. तो फिर क्या होगा? ये रेड सुपर जायंट बनेगा. ये रेड जायंट बना था, ये रेड सुपर जायंट बनेगा. और रेड सुपर जायंट में भी फिर से वही होगा, ग्रेविटेशनल पुल जो है इसके सेंटर में बहुत ज़्यादा होगा तो हर एक पार्टिकल को ये खींचेगा. एंड फॉर ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल पुल एक बहुत ही तेज विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा कहा जाता है. एंड आफ्टर द सुपरनोवा एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है. ठीक है, ब्लैक होल भी बनता है, लेकिन ब्लैक होल बनने का भी वही प्रोसेस है कि पहले थोड़ी ही देर के लिए सही लेकिन न्यूट्रॉन स्टार बनता है. अगर न्यूट्रॉन स्टार बन के रह गया, टिक गया तो वो न्यूट्रॉन स्टार ही बना रह जाता है, और नहीं तो फिर वो ब्लैक होल बन जाता है. न्यूट्रॉन स्टार क्या है? तो वही बता रहा था मैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है. डेंस इसलिए होता है क्योंकि जो ये स्टार था इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल था, बहुत ज़्यादा मास था. और सारा का सारा मास जो अर्थ ये सन का सेंटर अपने सेंटर में खींचेगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मास एक कम वॉल्यूम में आकर के कॉम्पैक्ट होगा, सिमटेगा. और ये कंप्रेशन के कारण इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी. आप थोड़ा अंदाज़ा अपने हिसाब से लगाइए क्योंकि सन से ये स्टार हज़ारों लाखों गुना बड़ा है. और यहाँ पर सारे के सारे चीज़ों को एकदम सेंटर में खींचा जा रहा है. तो इस तरह से न्यूट्रॉन स्टार बन के तैयार होता है.
the very central region of the star, the core collapses, crushing together every proton and electron into a neutron. अब सवाल ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि इसे न्यूट्रॉन स्टार क्यों कहा जाता है? तो ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोलैप्सिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंटर की तरफ एक पुलिंग इनवर्ड फोर्स लगता है, तो सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे को क्रश करना शुरू करते हैं। लेकिन क्रश इतना ज़्यादा तेज़ करते हैं कि सिर्फ़ एटम और एटम फूट के अलग नहीं होता है, बल्कि एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्रश हो जाता है, प्रोटॉन एक दूसरे से घिस करके क्रश हो जाता है और वो तो छोड़ो, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक आपस में क्रश होता है और इतना ज़्यादा क्रश होता है, इतना ज़्यादा उन्हें पीसा जाता है कि वो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्ट कर जाता है न्यूट्रॉन में। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूट्रॉन में और यही कारण है कि इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। आई होप कि इसे समझाने में मैं कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ। पल्सर्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और फनल जेट्स ऑफ पार्टिकल्स आउट अलोंग द टू मैग्नेटिक पोल्स। और पार्टिकल का एक फनल जेट आउट भी इसका आ रहा होता है, बाहर की तरफ भी निकल रहा होता है और ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है, बहुत ही तेज स्पीड में ये पार्टिकल निकल रहा होता है। बिकॉज देखो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा फोर्स है कि फाइनली जो पार्टिकल अंदर जाता है इतना तेज मोमेंटम के साथ अंदर जाता है कि जो अंदर नहीं जाता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर की तरफ फेंकाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है। तो वही बात यहाँ पर दी गई है। दीज एक्सीलरेटेड पार्टिकल प्रोड्यूस वेरी पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट। ऑफन द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अलाइंड विद द spin axis, so those beams of particle and light are swept around as the star rotates. When the beam crosses our line of sight, we see a pulse. जब भी इस तरह का बीम हमारे लाइन ऑफ साइट से क्रॉस करता है तो हम एक पल्स देखते हैं और हमें पल्सर कभी भी एक कंटिन्यूअस लाइट के फॉर्म में नहीं दिखता है, हमें वो ऑन ऑफ के फॉर्म में दिखता है और उसी से हम पहचान करते हैं, उसी से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि दीज आर पल्सर्स। पल्सर्स का जो मास है वो रेंज करता है सन के मास का 1.18 टाइम्स और 1.97 टाइम्स के बीच में। आई होप जो एक बर्ड्स आई व्यू होना था आपको पल्सर के लिए वो आपको मिल चुका है। अब आइए सोलर ऑर्बिटर के बारे में बात करते हैं। साइंस एंड टेक से ही ये दूसरा टॉपिक है, पहला वाला भी एस्ट्रोनॉमी से, दूसरा वाला भी एस्ट्रोनॉमी से। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक सोलर ऑर्बिटर है, recently captured the most detailed image of sun's full disk and outer atmosphere, the corona to date। यानी कि अभी तक हम जो भी इमेज देखते थे कोरोना का, ये जो इमेज हम अब हमारे पास है, ये खींचा हुआ इमेज तो नहीं है, ये किसी आर्टिस्ट ने इमेजिन किया है। जितना कुछ कोरोना के बारे में अब तक हम जान पाए हैं उसके आधार पर इस तरह का इमेज को ड्रॉ किया गया है। रियल कोरोना को अब तक हम लोग क्लियरली नहीं देख पाए हैं और जितना क्लियर, मैक्सिमम क्लियर हो सकता है वही पिक्चर इस सोलर ऑर्बिटर ने खींच कर भेजा है। तो इसलिए ये न्यूज में है, हमें यह देखना है। तो थोड़ा सा सन के बारे में देख लेते हैं। तो अबाउट 73% ऑफ द सन्स मास इज हाइड्रोजन, another 25% is helium. All the other chemical elements, including those we know and love in our bodies, such as carbon, oxygen, nitrogen, make up only 2% of our star. The corona is the outermost part of the sun's atmosphere। ये रहा कोरोना, एकदम आउटर मोस्ट पार्ट है। समझ लीजिए कि सरफेस के बाहर जो ये एक रिंग है बहुत ही तेज लाइट का, इसी को कोरोना कहा जाता है। तो ऐसे भी देखो कोरोना वर्ड कहाँ से बना है, तो जो एक होता है ना, इस तरह से आपको पता होगा, ये क्या होता है, इसे कहा जाता है क्राउन। क्राउन से बना है कोरोना, ये जो इस तरह से है, फ्लेयर्स जो उठ रहे हैं, फ्लेयर्स तो नहीं कहा जाता है कोरोना को, ये जो इस तरह से क्राउन के जैसा निकला हुआ है दैट इज कॉल्ड कोरोना। लेकिन ये इतना ब्राइट होता है कि हम ये इसे देख नहीं सकते हैं। तो जो मैक्सिमम क्लियर पिक्चर आज तक खींचा जा सका है कोरोना का, वही पिक्चर अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी को प्राप्त हुआ है। अबाउट द सोलर ऑर्बिटर बात करें अगर, सोलर ऑर्बिटर के बारे में क्या है डिटेल्स, इट इज ए सन ऑब्जर्विंग सैटेलाइट with 10 science instrument all designed to provide unprecedented insight into how the sun works। तो 10 डिवाइस इसमें साथ में दिया गया था जब इसे लॉन्च किया गया था और ये ज्वाइंट मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक लेबोरेटरी एवर टू हैव बीन सेंट टू सन। अब तक में सन के पास जितना भी लेबोरेटरी भेजा गया है, साइंटिफिक लेबोरेटरी भेजा गया, लेबोरेटरी ही कहेंगे ना इसे,
क्योंकि इसमें इतने एपरेटस लगे हुए हैं, इतना सारा एक्सपेरिमेंट इसके द्वारा होता है, तो इसे तो लेबोरेटरी ही कहेंगे। तो अब तक जितना कुछ भी भेजा गया है सन के पास, उसमें से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसी को माना गया है। It is conceived to perform a close-up study of our sun and inner heliosphere, the uncharted innermost regions of our solar system. तो इसका काम ही है कि इनर हेलियोस्फीयर का स्टडी करना। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि एक ऑर्बिटर फैक्ट शीट मैंने ईएसए के वेबसाइट से लाया है आपके लिए। तो मिशन क्या था? तो टू स्टडी द सन अप क्लोज एंड फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड्स, प्रोवाइडिंग फर्स्ट इमेजेस ऑफ द सन्स पोल। पार्टनरशिप ईएसए एंड नासा का है। स्पेसक्राफ्ट कौन सा यूज हुआ? जर्नी टू स्पेस, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है इसमें, उसका भी एक लिस्ट है। ईपीडी एनर्जेटिक पार्टिकल डिटेक्टर, ईयूआई एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट इमेजर, एमएजी मैग्नेटोमीटर, मेटिस कोरोनाग्राफ। मेटिस किसका नाम है? तो कोरोनाग्राफ का। पीएचआई का फुल फॉर्म है पोलारीमेट्रिक एंड हेलियोसिस्मिक इमेजर, RPW रेडियो एंड प्लाज्मा वेव्स, सोलो HI हेलियोस्फेरिक इमेजर, स्पाइस स्पेक्ट्रल इमेजिंग ऑफ कोरोनल इन्वायरमेंट, स्टिक्स एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर टेलीस्कोप, SWA सोलर विंड प्लाज्मा एनालाइजर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जेमिनी AI मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एब्रिविएटेड एज AI। तो गूगल ने रिसेंटली अनाउंस किया है इट्स लॉन्च ऑफ इट्स लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल जेमिनी। तो गूगल ने जो अभी एआई मॉडल अपना लॉन्च किया है दैट इज कॉल्ड जेमिनी। सो आप सबको चैट जीपीटी के बारे में तो पता ही है, पूरी दुनिया में तहलका मचा के इसने रख दिया है। तो जीपीटी का फुल फॉर्म तुरंत बता दो भाई। तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटेड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो ये एआई या चैट जीपीटी, ओपन एआई के अंडर ये चैट जीपीटी बना हुआ है। तो ये चैट जीपीटी का काम क्या था? तो सबसे पहली बात कि आप इससे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहें तो ये आपको बहुत ही अच्छे से इंटरनेट के अलग अलग सोर्सेज से बहुत ही अच्छे से उसको कंपाइल करके एक जगह पैराग्राफ वाइज करके आपको दे देता है, जिसका जो आप यूज है अपने करियर के लिए, अपने लिए बहुत ही अच्छे से इसका कर सकते हैं। चैट जीपीटी का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इवन इफ़ यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट, इवन यू इफ़ यू आर गेमर और गेम बिल्डर, सॉरी, अगर आप सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैं, तो फिर अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप सारा डिस्क्रिप्शन इसको दे देते हैं, तो ये जावा, पाइथन, किसी भी तरह का लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में, ये आपको एक सॉफ्टवेयर का कोड सारा का सारा तुरंत का तुरंत प्रोवाइड कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ये आपका काम करके तुरंत दे सकता है। दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग ऑफ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी ने आते साथ ही तहलका मचा दिया। तो उसके रिस्पॉन्स में गूगल ने अपना जेमिनी एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो गूगल का दावा है कि ये चैट जीपीटी से बहुत अच्छा है, लेकिन कितना अच्छा है वो तो बाद में समय आने पर पता चलेगा। फिलहाल हम यही देख सकते हैं, गूगल अनाउंस जेमिनी, ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय इट्स सब्सिडरी गूगल डीप माइंड। तो याद रखिएगा ये गूगल का अपना सब्सिडरी कंपनी है गूगल डीप माइंड, उसने इसे लॉन्च किया है जेमिनी अ लैंग्वेज मॉडल। तो ये एआई चैटबॉट की तरह काम करेगा। अगर यूज करना है ये तो फिर आप गूगल पिक्सल 8 प्रो डिवाइसेस खरीद सकते हैं। ये जो फ़ोन आता है गूगल पिक्सल, उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। इट इज़ अ न्यू मल्टी मॉडल जनरल एआई मॉडल। ठीक है, ये सारी बातें अब तक में हो चुकी हैं। ये अगर कुछ और डिटेल देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। ओके। जेमिनी को गूगल ने 3 साइजेज में लॉन्च किया है, अल्ट्रा, प्रो एंड नैनो। तो ये मार्केटिंग के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लेआउट करके दे दिया गया है। आप पॉज करके देख लो या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ निकाल के पढ़ लो या गूगल पे सर्च करके खुद से पढ़ लो, वो आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिसेंटली held that an arbitration agreement can bind non-signatories as per the group of companies doctrine। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको समझने के लिए मैं आपको बस एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स एक क्या है? तो टाटा मोटर्स एक कंपनी है। ठीक है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है और ये किसके अंडर है? तो इसकी देखो बहुत सारा कंपनी है। टाटा का टाटा स्टील है, ठीक है, टाटा मोटर्स है, टाटा टाटा ग्रीन बैटरीज हैं और टाटा टी है
मैं यहाँ लिख नहीं पाऊँगा, अगर सारे के सारे मुझे याद आ जाएँ, तो मैं यहाँ लिख नहीं पाऊँगा, सारा का सारा याद भी करना मुश्किल है, टाटा का इतना बड़ा है। तो ये सारे जो सारे टाटा के अलग-अलग कंपनीज़ हैं, ये क्या है? तो ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कहलाएगा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कहलाएगा। तो सपोज़ कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और रिलायंस में किसी तरह का कोई आर्बिट्रेशन चल रहा है, ठीक है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और रिलायंस या अडानी में किसी तरह का कोई चल रहा है, आर्बिट्रेशन चल रहा है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि मतलब सुलह चल रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम था, दोनों के बीच में इश्यू था, तो किसी एक न्यूट्रल कोई व्यक्ति के द्वारा या न्यूट्रल कोर्ट के द्वारा दोनों के बीच में कुछ सुलह कराई जा रही है, तो आर्बिट्रेशन चल रहा है। तो उसमें बस सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अगर किसी पेपर पर साइन कर देता है, ठीक है? तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने साइन किया है उस पेपर पर, तो फिर टाटा के अंडर का, चाहे वो टाटा टी हो, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो, वो सबको माना जाएगा कि वो भी उसके अंडर ही है, तो उसको भी उस एग्रीमेंट का, वो जहाँ वहाँ पर जो कुछ भी साइन होगा, जो भी तरह का डील होगा, तो उन सारे कंपनी को बाय दैट डॉक्यूमेंट उन सबको अवॉइड करके चलना पड़ेगा, उन सबको इसे मान कर चलना पड़ेगा। यानी कि इस पेपर के अगेंस्ट फिर ये कंपनी नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ही इस पेपर पर साइन कर दिया है तो। फिर ये नहीं कह सकता है कि टाटा मोटर्स की देखो मैंने तो साइन नहीं किया था, तो इस पेपर पर जो लिखा हुआ है मैं नहीं मानूँगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन में बताया जा रहा है। द ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट अ कंपनी दैट इज नॉन सिग्नेटरी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वुड बी बाउंड बाय द एग्रीमेंट। उसे एग्रीमेंट से बंध के चलना पड़ेगा, उसे एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा इफ सच ए कंपनी इज ए मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट साइंड द एग्रीमेंट। तो अगर सेम ग्रुप ऑफ कंपनी का ये मेंबर है, टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेंबर है, इसने साइन कर दिया है कि अडानी का जो भी लॉजिस्टिक्स है या फिर अडानी का जो भी ऑफिसर्स है और उसका कोई स्टेक है, अगर किसी ऑफिस में जाकर के टाटा के ऑफिस में घुसने का या जाने का, अब क्या मैटर है वो तो अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन तब टाटा मोटर्स को भी इस एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज द कोर ऑफ दिस टॉपिक। तो कॉरपोरेट ग्रुप, कंपनी ग्रुप और बिजनेस ग्रुप क्या होता है? तो फॉर्मली नॉन एज ग्रुप ऑफ कंपनीज इज a collection of parent and subsidiary corporations that function as a single economic entity through a common source of control। जैसे टाटा का एग्जांपल मैंने लिया, सेम टू सेम एग्जांपल अडानी के लिए भी लागू होता है। अडानी में भी देख लो कि अडानी पोर्ट्स है, अडानी एडिबल ऑयल्स है, अडानी जाने क्या-क्या है, अडानी ऑयल है, अडानी टेलीकॉम में भी अब वो आने ही वाले हैं, अडानी ट्रांसमिशन लाइन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अडानी के। लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ है? तो कॉमन सोर्स ऑफ कंट्रोल है गौतम अडानी, ठीक है ना? तो उसी तरह से चलता है। दीज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर ऑफन मैनेज्ड बाय एन अकाउंट मैनेजर। और आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन इज ए मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज विदाउट गोइंग टू कोर्ट। अगर दो पार्टी बिना कोर्ट गए हुए कहीं पर कोई एक न्यूट्रल व्यक्ति के पास जाकर अपना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और न्यूट्रल व्यक्ति जो सॉल्यूशन ढूंढ पाता है उस पर दोनों मान जाते हैं और आगे का काम आगे बढ़ता है, तो उसी को कहा जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है आर्बिट्रेशन। अ न्यूट्रल पर्सन इज अपॉइंटेड टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट एंड द जजमेंट इज एन ऑफ एन आर्बिट्रेटर इज लीगली इन्फोर्सिएबल। ठीक है, एक बार अगर आर्बिट्रेटर कुछ भी जजमेंट कर देता है और वहाँ दोनों के रिप्रेजेंटेटिव उस पर साइन कर देते हैं, तो फिर बाय कोर्ट उन दोनों को उस एग्रीमेंट पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस लीगल है और आर्बिट्रेटर का जजमेंट भी लीगल होता है और लीगली इन्फोर्स किया जाता है उसे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन ओएनजीसी लिमिटेड वर्सेस डिस्कवरी इंटरप्राइजेज लिमिटेड केम विद सर्टेन फैक्टर्स। तो ये बहुत पहले की बात है कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस लेआउट किए गए हैं कि किस कंडीशन के आधार पर ये कहा जाएगा कि एक जो सब्सिडरी कंपनी है उसे एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। तो म्यूचुअल इंटेंट ऑफ द पार्टीज, रिलेशनशिप ऑफ ए नॉन सिग्नेटरी टू ए पार्टी विच इज ए सिग्नेटरी ऑफ द एग्रीमेंट, क्या रिलेशन है, द कॉमनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, द कंपोजिट नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे काम की जितने चीज़ें थे हमने उसे देख लिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है, तो अब तक मैंने जो बताया उसी को थोड़ा और डिटेल में यहाँ लिखा गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है एनवायरनमेंट से, दैट इज मेगा माउथ शार्क।
ए प्रेग्नेंट मेगामाउथ शार्क, अ रेयर एंड इल्यूजिव डीप वाटर स्पेसीज। बहुत ही रेयर है ये और इल्यूजिव भी है, कुछ इसका फीचर है ऐसा जो कि जानेंगे हम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड वास्ट ऑन अ बीच इन द फिलीपींस। तो फिलीपींस में जो समुद्र की लहरें जब आती है तो बहुत सारे मछली को ज़मीन पर लेते आती है, तो ज़मीन पर आ तो जाते हैं ये, लेकिन पानी बहुत कम होने के कारण वापस ये सी में नहीं जा पाते, तो ज़मीन पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सो वाश्ड अप ऑन ए बीच इन द फिलीपींस, तो वहीं पर बीच पर ये पाया गया था मेगामाउथ शार्क, फिलीपींस में पाया गया था। तो ये क्या है? एक्सट्रीमली रेयर एंड अनयूजुअल स्पेसीज ऑफ डीप वाटर शार्क। डीप वाटर शार्क का एक रेयर स्पेसीज है, इसी प्रजाति का, इसी स्पेसीज का एक रेयर स्पेसीज है मेगामाउथ शार्क। साइंटिफिक नाम है इसका मेगा मेगा चास्मा पेलागियोस। मेगा कास्मा है या मेगा चास्मा, आई एम नॉट श्योर। तो मेगा कास्मा पिलागोस पेलागियोस। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? रेंज इज बिलीव टू स्पैन इन द रीजन बिटवीन लैटिट्यूड्स 40 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के बीच में ये पाया जाता है। बहुत ही रेयर कभी कभी दिखता है। अब तक में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 60 इंडिविजुअल्स ऑफ दिस सच स्पेसीज आर ऑब्जर्व्ड और कैप्चर्ड। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? तो लीस्ट कंसर्न इसका आईयूसीएन स्टेटस है। एंड फीचर्स देख लेते हैं तो क्या क्या है। तो करीब 1215 केजी का ये होता है, 4 से 5 मीटर लंबा होता है, ह्यूज सॉफ्ट हेड, लार्ज माउथ विच इज पोजिशनड एट द एंटेरियर मार्जिन ऑफ द हेड। इसके अलावा जो बहुत ही एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि इसके माउथ में एक लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। इसका माउथ जो होता है कवर्ड विद लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स दैट मे बी यूज टू अट्रैक्ट पेलाजिक क्रस्टेशियंस एंड अदर पोटेंशियल प्रे। तो ये अपने प्रे को अट्रैक्ट करता है, पहले जो भी इसका शिकार होता है उसे ये अट्रैक्ट करता है, एंड आफ्टर अट्रैक्टिंग देम इट, जब शिकार उसके पास जाता है तो इट हंट्स इट, तो ये उसका शिकार कर लेता है। एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पेस वायरस, इस वायरस का और जनरली होता भी है ऐसा। तो इस वायरस से रिलेटेड ICAR IVRI यानी कि इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस वायरस को लेकर के कुछ स्टेटस इसका पता किया है। ठीक है, तो क्या है इसका स्टेटस? उससे पहले ये जान लो कि ये जो वायरस और इसका सब टाइप्स है, ये एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है, जिसके कारण एशियन एलिफेंट की बहुत ज़्यादा जाने जा रही है। और ये वायरस कैसा है? तो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ठीक है, फैमिली क्या है इस वायरस का? तो हर्पेस वेरिडे। इट कॉजेज एक्यूट फेटल हेमोरेजिक, तो हेमरेज यानी कि वही ब्रेन का प्रॉब्लम, हेमरेजिक डिजीज है ये। वाइल्ड एंड कैप्टिव जुवेनाइल एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स में ये ज़्यादा होता है। इट इज़ लेथल फॉर यंग एलिफेंट्स बिटवीन एजेज 1 एंड 12। 1 से 12 साल के छोटे छोटे एलिफेंट में ये बहुत ज़्यादा होता है, और जिसको हो जाता है ये वायरस, जिस पर अटैक करता है, उसकी मृत्यु 28 से 35 घंटे के अंदर हो जाती है। और ट्रांसमिशन का बात करें अगर, तो इसका जो ट्रांसमिट करता है ये वायरस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, एलिफेंट का सलाइवा अगर एक एलिफेंट से दूसरे एलिफेंट में चले जाए, शेडिंग या फिर स्किन लेजियंस अगर एक एलिफेंट से दूसरे एलिफेंट में ट्रांसमिट करे तो ये बीमारी उसमें ट्रांसमिट कर जाती है। सिम्टम्स क्या है? तो एलिफेंट जो है वो, उसको भूख में कमी आ जाती है, और नाक से कुछ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, और उसका जो ग्लैंड्स है वो फूलने लगता है। तो ये पूरा उसका सिम्पटम है। आई होप ये जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीवायरल थेरेपी, एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी नो ट्रू केयर फॉर हर्पेस वायरस इन एनिमल्स और इन ह्यूमंस बिकॉज हर्पेस वायरसेस गो लेटेंट, तो बहुत ही जल्दी ये फैल जाता है। ये सारी इसके डिटेल्स और यहाँ पर दिया गया है। मल्टीपल स्लेरोसिस, MS, ये एक डिजीज है, और इस डिजीज को लेकर के जितने भी लोग हैं उनको लेकर के एक रिसर्च हुआ है उन लोगों पर जिनको ये डिजीज मल्टीपल स्लेरोसिस था। देखा गया कि उनमें डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि मल्टीपल स्लेरोसिस होता क्या है। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग क्रोनिक डिजीज इन विच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अटैक्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही इसमें अफेक्टेड हो जाता है। In people with MS, the immune system attacks cells in the myelin
द प्रोटेक्टिव शीथ दैट सराउंड्स नर्व्स। देखो होता क्या है कि हमारे ब्रेन की बात करो या फिर स्पाइनल कोड की बात करो, इसमें एक ब्रेन के नर्व्स को प्रोटेक्ट करता हुआ एक शीथ होता है, ठीक है? एक कवर होता है और उस कवर का नाम है मेलिन, ठीक है? तो ये कवर जो होता है मेलिन, उस पर अटैक कर देता है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। देखो आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है। कोई भी छोटा-मोटा जो बैक्टीरिया हम पर अटैक करता है तो उसको तो हमारा इम्यून सिस्टम यूँ ही निपटा देता है। और अगर हम लोग बीमार पड़ते भी हैं तो जो मेडिसिन होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा-सा बूस्ट करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करके उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। बैक्टीरिया आप सबको पता है कि बैक्टीरिया भी अपने आप में क्या है? एक सेल है। तो ये इम्यून सिस्टम कभी-कभी ओवर एक्टिव हो जाता है और ओवर एक्टिव होकर के ये जो शीथ होता है, ये मेलिन का जो शीथ होता है, जो ब्रेन के नर्व्स के ऊपर है या फिर स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स के ऊपर है, जो कि बहुत ज़रूरी है ये मेलिन, वो मेलिन के ही सेल पर अटैक करके उसे मारने लगता है। हमारा खुद का इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारे ही काम की चीज़ को खत्म करने लगता है और उसके बाद ये प्रॉब्लम हमें चालू होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। डैमेज टू द मेलिन शीथ इंटरप्ट्स नर्व सिग्नल्स। जैसे ही ये मेलिन शीथ खत्म होता है तो नर्व सिग्नल में प्रॉब्लम होने लगता है। तो कभी-कभी ये ब्रेन को इफ़ेक्ट कर देता है, कभी-कभी स्पाइनल कॉर्ड इससे इफ़ेक्टेड हो जाता है, कभी-कभी आँखें इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से ये चलता है। ये सिम्पटम्स के बारे में कहा जाता है कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या आइज़ अगर इफ़ेक्टेड हो रहा है दैट मीन्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवेंचुअली द डिजीज़ कैन कॉज़ परमानेंट डैमेज और डिटेरियोरेशन इन द नर्व फाइबर्स। और ये वीमेन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है विथ कंपैरिजन टू दैट ऑफ मैन। द डिसऑर्डर इज़ मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड बिटवीन एज ऑफ 20 टू 40 बट इट कैन बी सीन एट एनी एज। तो 20 टू 40 के बीच में ये डायग्नोस होता है, लेकिन ये देखा किसी भी एज में जा सकता है। देयर आर मेनी पॉसिबल कॉजेज ऑफ एमएस, जिसमें इंक्लूड करता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, किसी-किसी में ऑटो इम्यून चालू हो जाता है, ठीक है? जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी ओवर इम्यून सिस्टम चलता है। इन्फेक्शियस एजेंट्स वैसा कुछ आ जाए बॉडी के अंदर सच एज वायरसेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे इन्वायरमेंट में आजकल एंटीमनी या फिर आर्सेनिक या फिर अलग-अलग जो मेटल्स हैं, ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे सॉइल में, वाटर में, तो उसके कारण भी होता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये सारी बातें हैं। साइंस एंड सिम्पटम्स में कुछ चीज़ें हैं और ट्रीटमेंट की बात करें तो नो क्योर फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाउएवर देयर आर ट्रीटमेंट्स टू कीप स्पीड द रिकवरी फ्रॉम अटैक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप पाउच लेकर इन चीज़ों को एक बार फिर से देख लेंगे। दीज आर द इन्फॉर्मेशन लेड अवेयर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है जामुन ट्री। जामुन लगभग हम सभी ने खाया है। अगर हम इंडिया में रहते हैं और जामुन ना खाए हों, ऐसा कैसे हो सकता है? रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल IISER भोपाल completed the first ever genome sequencing of the जामुन ट्री। जामुन ट्री के जीनोम सीक्वेंसिंग के काम को फर्स्ट टाइम करके दिखाया है। और जामुन ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो सिजिगियम क्यूमिनी। Syzygium cumini. Can't pronounce it well because I'm not a biology student. So, okay. So what is जीनोम सीक्वेंसिंग? देखो सबसे पहले जान लो एक बात को कि जीनोम जो होता है ना, जीनोम अपने आप में एक जो डीएनए का सबसे बेसिक यूनिट जीनोम है। यानी कि इसको ऐसे समझो, जीनोम ढेर सारे क्रोमोसोम से मिलकर बने हुए हैं और क्रोमोसोम ढेर सारे डीएनए के मिलने से बने हैं। और डीएनए कैसे बना है? तो डीएनए बना है अलग-अलग जीन्स के, ठीक है? जीन्स के बनने मिलने से। और जीन्स में समझ लो कि ये जो इस तरह से पेयर है यहाँ पर, तो ये 4 मॉलिक्यूल है, ठीक है? थियामिन, एडेनिन, ग्लूटानिन, गुआनिन, ठीक है? तो ये 4 मॉलिक्यूल्स इस तरह से जो अरेंज होते हैं तो जाकर के आपका डीएनए बनता है। डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स ये तैयार होता है। और फिर डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स के मिलने से तब जाकर के ये तैयार होता है यहाँ टेलोमेयर। और फाइनली इसी का गुच्छा बन करके फाइनली लास्ट में ये क्रोमोसोम बनता है। एंड आफ्टर द क्रोमोसोम जो फाइनल जो यूनिट बन के तैयार होगा यही जीनोम कहलाता है। यानी कि जीनोम का एक यूनिट है क्रोमोसोम। तो कुल मिला के जो एक ओवरऑल टोटल यूनिट जो बनेगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल का एक कंप्लीट यूनिट अपने आप में कहलाता है जीनोम। और एक जीनोम का सीक्वेंसिंग कर लेने का मतलब है कि उस जीव का क्लोनिंग होना अब बहुत ईजी हो गया ह्यूमन के लिए। ह्यूमन चाहे तो उस जीव का क्लोन अब बना सकता है। जिस भी प्लांट या एनिमल का जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया दैट मीन्स उसका क्लोनिंग होना अब पॉसिबल हो जाएगा।
तो इंडिया के साइंटिस्ट्स ने जामुन ट्री का जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, जामुन ट्री। बीइंग एन इंडियन, लगभग हम सभी ने जामुन तो खाया ही होगा। रिसेंटली रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल IISER ने जामुन ट्री का जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट किया है। दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्कवरी आप कह सकते हैं। जामुन ट्री का साइंटिफिक नेम Syzygium cumini. I'm sorry if I can't pronounce it well because I'm not a biology student. So थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बिकॉज हमें इतना डीप में तो जाना नहीं है। आप में से सभी लोगों का बायोलॉजी नहीं होगा और जिनका बायो है वो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। तो एक्चुअली देखिए ये जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये जो थायमिन, एडेनिन और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ये यहाँ पर अपना एक सीक्वेंस बनाते हैं, पेयर बनाते हैं और इस तरह से दो लाइनों का बनता है जिसे डीएनए ऑफ डबल हेलिक्स कहा जाता है। यानी कि ये मॉलिक्यूल जब मिलते हैं एक खास तरीके से तो इस तरह से डीएनए तैयार होता है। और डीएनए जब तैयार हो जाता है ना तो फिर ये डीएनए तैयार होकर के हिस्टोन प्रोटीन के साथ इस तरह से गुच्छा बना बना करके एकदम इसमें गांठ लगता है, ठीक है। और ट्विस्टेड होकर के ये टेलोमेयर बनाते हैं और फिर फाइनली सेंट्रोमेयर बनता है और एक तरह से क्रोमोसोम बन के तैयार होता है। और याद रखिएगा क्रोमोसोम से भी जो ऊपर का यूनिट है, जिस तरह से देखिए जीन से आपका बन रहा है डीएनए और डीएनए से आपका क्या बन रहा है, क्रोमोसोम। और याद रखना क्रोमोसोम से आपका बनेगा जीनोम। तो जो जीनोम होता है ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया गया दैट मीन्स कि उसके जीन को एक सीक्वेंस में डाल करके बिल्कुल उसी तरह से अरेंज कर लिया गया जिस तरह से कि एक्चुअल में नेचुरली वो पाया जाता है, देन दैट इज कॉल्ड जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इस तरह से उसका स्टडी मतलब कंप्लीट हो गया। तो जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेल्स सेल्स हाउ टू फंक्शन। यही जीन है जिससे ये पता चलता है सेल को कि फंक्शन कैसा करना है, कैसा प्रोटीन बनाना है, बॉडी के स्किन का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, बॉडी का हाइट वेट कैसा होगा। सारे के सारे फीचर्स जो बॉडी के होते हैं वो हमारे जीन कैरी करते हैं और उसी के इंस्ट्रक्शन पर सेल सारे कार्य करते हैं। द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ बिटवीन 20,000 टू 50,000 सॉरी 20,000 एंड 25,000 जीन्स हमारे बॉडी में होता है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है? तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग के और भी कुछ नाम हैं। फुल जीनोम सीक्वेंसिंग, कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग, एंटायर जीनोम सीक्वेंसिंग is the process of determining the entirety or nearly the entirety of DNA sequence of an organism's genome at a single time। किसी भी समय किसी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम है वो किस तरह से अरेंज किया हुआ है, पूरा एक सीक्वेंस का पता लगा लेना, डीएनए के सीक्वेंस का पता लगा लेना अपने आप में जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। दिस इंटेंस सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स क्रोमोसोमल डीएनए एज वेल एज डीएनए कंटेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो भी डीएनए उसका है, क्रोमोसोम में जो डीएनए है या फिर उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है, सारे डीएनए को ठीक से अरेंज में एक सीक्वेंस में अरेंज करना, इसी को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। और जामुन ट्री का जीनोम सीक्वेंसिंग किसने किया है? तो IISER भोपाल ने किया है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और जामुन के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, इसे पॉज करके देखो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, सॉइल कैसा चाहिए। सॉइल जनरली इसे डीप लोम वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, कैन ग्रो वेल अंडर सैलिनिटी एंड वाटर लॉक्ड कंडीशन टू, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है ज़्यादा। कंटेंस 1193 रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज, किसके अंदर? सिजिगियम के अंडर ये पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइमेट कैसा चाहिए? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये ज़्यादा अच्छा होता है। इन सब ट्रॉपिकल एरियाज अर्ली रेन इज कंसिडर्ड टू बी बेनिफिशियल। बेनिफिट्स क्या है? तो अर्थराइटिस, कार्डियक प्रॉब्लम, फ्लैटुलेंस, अस्थमा, डायरिया एंड स्टोमक स्पाज्म में इंडियंस इसे आयुर्वेद में यूज करते हैं और बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं। अब तो पूरे वर्ल्ड उठाने लगा है। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के PIB नोटिफिकेशन में आया हुआ है। तो यहाँ ये पता चला है कि जो अर्थक्वेक होता है, ठीक है, ये कोपिली फॉल्ट जोन में जो अर्थक्वेक होता है, तो इसमें ये पाया गया है कि लिक्विफैक्शन फीचर्स देखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है आगे वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले तो ये जान लो कि इस तरफ अगर यूरेशियन प्लेट था आज से 6 करोड़ साल पहले, तो इंडियन प्लेट
साउथ अफ्रीका से टूट के चला था और मेडागास्कर तो यहीं छूट गया था, लेकिन ये इंडियन प्लेट जा कर के यहाँ टकराया था और बहुत जोर की टक्कर हुई थी। और टक्कर हुई तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यहीं रह गया, यानी कि इंडिया यहाँ रह गया। और इस तरह से जो टक्कर हुआ था यहाँ पर हिमालय बना था। ये पूरी कहानी सबको लगभग पता होगा, अगर आप ज्योग्राफी कभी भी पढ़े हैं तो इतनी कहानी तो आपको पता होगा ही। तो बात यहाँ पर यह है कि इस मैप को देखो, ये है इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और इस तरफ बर्मीज प्लेट है। तो हुआ ये है कि इंडियन प्लेट आकर के यहाँ सबडक्ट किया, और अभी तो सबडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर तो हो ही रहा है, और हिमालय की हाइट भी ऊपर बढ़ रही है अभी भी, और ये इंडियन प्लेट इसके यूरेशियन प्लेट के भीतर जा ही रहा है। लेकिन ये जब भी जाता है, अब जब भी जाता है तो ये कॉलिजन होता है, ठीक है, चाहे धीरे से ही सही लेकिन कॉलिजन होता है। और उस कॉलिजन के कारण जोर का अर्थक्वेक आता है। 2 इयर्स बैक अगर हम बात करें तो जो आसाम में आया था, तो आफ्टर शॉक आते ही रह गए थे बहुत देर तक। तो उन सारे सिचुएशंस को देखते हुए कुछ रिसर्चर्स इनके ऊपर काम कर रहे थे। रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म आइडेंटिफाइड सिस्मोजेनिक लिक्विफैक्शन फीचर्स इन द एक्टिव कोपिली फॉल्ट जोन। तो उन्होंने पाया है कि इसमें कोपिली फॉल्ट जोन में कुछ सिस्मोजेनिक लिक्विफैक्शन फीचर है। सिस्मोजेनिक यानी भूकंप के कारण कुछ लिक्विफैक्शन फीचर बन गया है, और उसी का स्टडी उन लोगों ने किया है। तो कोपिली फॉल्ट जोन क्या है? तो इट इज ए 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड 50 किलोमीटर वाइड लाइनामेंट सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये मणिपुर के वेस्टर्न पार्ट से ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम तक फैला हुआ है। कुल मिला के समझ लो तो ये पूरा एरिया, ठीक है। इसमें मेघालय का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, भूटान। कहने का मतलब बहुत बड़ा एरिया अपने आप में ये कंटेन किए हुए है। तो ये है आपका कोपिली फॉल्ट जोन। इट इज क्लोजर टू हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। इट इज सिस्मिकली एक्टिव एरिया फेलिंग इन द हाईएस्ट सिस्मिक हजार्ड जोन 5। तो ये सिस्मिक हजार्ड जोन 5 में आता है, या यूं कह लो अर्थक्वेक जोन 5 में आता है। तो 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। आप वो बोलते हो अगर, तो यहाँ कच्छ में जो भूकंप आया था वो भी बहुत डिजास्टर्स था। तो वहाँ भी यही हुआ था कि इंडियन प्लेट था और इस तरफ आपका यूरेशियन प्लेट है, तो यहाँ भी कोलाइड कर रहा था और इस जगह पे भी कोलाइड करता है। जब जब कोलाइड करता है तो इस तरह से भूकंप आता है। तो उसी को लेकर के कुछ डिस्कवरी यहाँ किया गया है। तो जब ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा डिटेल में इसके जाएंगे। ए टेक्टोनिक डिप्रेशन फिल्ड अप बाय एलुवियम ऑफ द कोपिली रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द कोपिली फॉल्ट जोन has witnessed many seismic activities in the past including the 1869 earthquake and the 1943 earthquake। एक बार 7.8 का आया था, एक बार 7.3 का आया था। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गरबा डांस। रिसेंटली गरबा गुजरात अब तो पूरे इंडिया में फेमस हो गया भाई, हर जगह लोग गरबा डांस करते हैं, लेकिन बेसिकली ये गुजरात से था। हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को ने अपने इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में गरबा डांस को इंक्लूड किया है। तो इनटेंजिबल क्या होता है? तो इसको हिंदी में कहा जाता है अमूर्त। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें विरासत में मिली है और वो हम देख सकते हैं, जैसे कि रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के फॉर्म में मिला है और वो दिख रहा है। लेकिन ये गरबा डांस, ये भी तो हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रूप में मिला है, और ये लेकिन दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ, लेकिन है तो शुरू किया हुआ बहुत पुराने समय से, और बहुत मेहनत लगा हुआ इसको शुरू करने में। समझ लो एक फोर्ट बनाने में जितना मेहनत लगता है उससे भी कई गुना ज़्यादा शायद मेहनत लगता होगा एक कल्चर को डेवलप करने में। कितने लोग इसमें लगते होंगे, कितने सदियों तक उस चीज़ को रिपीट किया जाता होगा, तब जाकर के ये हमारे कल्चर में शामिल हो पाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसे हेरिटेज का डेजिग्नेशन दिया गया है गरबा डांस को। गरबा डांस क्या है? एक रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस है। थ्रू आउट द स्टेट ऑफ गुजरात इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू द वर्शिप ऑफ द फेमिनिन एनर्जी, और शक्ति का पूजा के लिए इसे किया जाता है। द कल्चरल परफॉर्मेटिव एंड विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ द फेमिनिन एनर्जी आर एक्सप्रेस्ड थ्रू द गरबा डांस।
तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या जानना है, ये 15th नंबर पे गरबा डांस यहाँ इंक्लूड हुआ है, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी हमें नज़र रखना चाहिए। 2008 में वैदिक चैंटिंग को रखा गया था। फर्स्ट जो हमारे इंडिया का है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो है वैदिक चैंटिंग। सेकेंड नंबर पे 2008 में हमें मिला था रामलीला। 2008 में ही हमें कुटियट्टम संस्कृत थिएटर, उसको उसके लिए भी हमें मिला था, यानी कि इस कुटियट्टम संस्कृत थिएटर को इंक्लूड किया गया था एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस के फॉर्म में। रमन रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज 19 इंडिया 2009 में मिला था। मुदियत्तु रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला 2010 में ये यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में शामिल हुआ। कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान 2010 में। छाऊ डांस 2010 में। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख 2012। संकीर्तन, ठीक है, कीर्तन, संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर 2013 में ये शामिल हुआ उस लिस्ट में। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग अमॉन्ग द ठठेराज ऑफ जांडियालापुरु पंजाब इंडिया 2014 में मिला। योगा को 2016 में मिला था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नवरोज 2016, कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा इन कोलकाता 2021 एंड इन 2023 गरबा डांस। तो ये बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी, ये भारत की इतनी सारी संपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हमें ये सिक्योर करके रखना है। लेटेस्ट अपडेट अगर बात करें कि यूनेस्को का लेटेस्ट अपडेट और क्या क्या है, तो सितंबर 2023 में जो 12th सेंचुरी का होयसाला टेम्पल ऑफ कर्नाटका था, उसे भी इंक्लूड किया गया था यूनेस्को के लिस्ट में, लेकिन ये टेंजिबल था, ये इनटेंजिबल नहीं था। ठीक है, सितंबर 2023 में शांति निकेतन वेस्ट बंगाल को भी इंक्लूड किया गया था। 2021 में ढोलावीरा हरप्पा सिटी ऑफ रन इन द रन ऑफ कच्छ बिकम्स इंडियाज 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 2021 में ही जो रिद्धेश्वरा टेम्पल है, रुद्रेश्वरा टेम्पल, रमप्पा टेम्पल एट पालमपेट वारंगल तेलंगाना, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया था। तो अब 42 टोटल साइट्स हैं जिसको कि यहाँ लिस्ट करके आपके सामने दिया गया है। कभी पॉज करके देखो या फिर जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड करो तो मिल जाएगा उसमें। ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान अब इंडिया में होने जा रहा है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इसको लेकर के अपने कुछ बयान दिए हैं और कुछ काम तो शुरू हो भी गया है, बिकॉज आप सबको पता है कि बहुत ही इनर्जेटिक मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के श्री अमित शाह जी। तो जाहिर सी बात है जब इतना एनर्जी है तो काम तो दिखना भी चाहिए। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, इसका अपना एक गोल है, इस्टेब्लिशिंग वेरियस एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एट प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेवल्स। पैक्स लेवल पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है और पायलट फेज में 13 स्टेट्स में अभी चल भी रहा है ये काम, और पायलट फेज में चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो समझ लो कि इंडिया के हर एक विलेज में ये हो पाएगा। और इसके लिए क्या किया गया है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव को कन्वर्ज किया गया है, कंसंट्रेट किया गया है। जो कुछ यहाँ पर है एआईएफ, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एएमआई एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, तो ये सारे और भी चीज़ें हैं और भी स्कीम्स हैं। उन सारे स्कीम्स को यूनिफाई करके ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान को आगे किया जाएगा। तो उसको लेकर के जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है उन्होंने ये अपनी बातें कही थी। और कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड इन 13 पैक्स इन 13 स्टेट्स विद 1711 पैक्स आइडेंटिफाइड फॉर इंक्लूजन इन द पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट अभी 13 पैक्स में शुरू हुआ है, लेकिन 1711 पैक्स को आइडेंटिफाई करके रखा गया है इसी पायलट प्रोजेक्ट के अंदर, उनको भी इंक्लूड करने के लिए। और ये सब कुछ होगा, ये एनसीडीसी करेगा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विद द सपोर्ट ऑफ नाबार्ड एंड एफसीआई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप अच्छे से इनको देख लें एक बार। एग्जाम में कोई कहीं ना कहीं से तो हेल्प करेगा, अगर प्रीलिम्स में नहीं करता है तो मेंस में करेगा। इनिशिएटिव्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू एड्रेस फूड ग्रेन शॉर्टेज, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, गवर्नमेंट लॉन्चेज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, जिसमें कि 3 फेज होते हैं। इसके 3 सब स्कीम कह लो इसे,
जैसे प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम PDPS, पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम PDPS। तो ये सारी सब स्कीम्स के अंडर ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू किया गया था। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है हरियाणाज इलीगल माइनिंग इशू। तो हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया है टू एड्रेस इलीगल माइनिंग कंसर्न्स इन गुड़गांव रिथोज विलेज। तो गुड़गांव के रिथोज विलेज में एनजीटी के बार बार मना करने के बावजूद इलीगल माइनिंग बढ़ते ही जा रहा था। तो एनजीटी ने कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया है। हमें जानना है कि एनजीटी क्या होता है, इलीगल माइनिंग क्या है। तो इलीगल माइनिंग मीन्स गवर्नमेंट के का जो भी परमिशन है, जो भी लाइसेंस का अपना एक अप्रूवल का एक तरीका है, जो भी ऑथराइज्ड वे है कहीं पर भी माइनिंग करने का, उसको बिना लिए हुए, बिना गवर्नमेंट से कोई परमिशन लिए हुए जब माइनिंग किया जाता है, चाहे किसी भी चीज़ की माइनिंग हो, तो उसी को इलीगल माइनिंग कहा जाता है। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल, लेबर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। द पावर टू फ्रेम पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू माइनर मिनरल्स इज एंटायरली डेलिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर माइनिंग की बात करें तो उसके पॉलिसी और लेजिस्लेशन या उसका रेगुलेशन ये सब स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है। वाइल पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू मेजर मिनरल्स, अगर मेजर मिनरल्स की बात करें तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यूनियन गवर्नमेंट के अंडर वो आता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था अक्टूबर 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। इट्स प्राइमरी फोकस इज टू फैसिलिटेट द स्विफ्ट एंड एफिशिएंट रेजोल्यूशन ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ natural resources. Currently, New Delhi serves as the principal place of sitting of NGT, with Bhopal, Pune, Kolkata, and Chennai designated as the other four places of sitting for the tribunal. तो ट्राइब्यूनल इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन और वो प्रिंसिपल बेंच पर बैठता है एंड हैज़ एटलीस्ट 10 बट नॉट मोर देन 20 जुडिशियल मेंबर। इसके पास 10 से लेकर के 20 के बीच में जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंसल्ट किससे लेते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेते हैं। और यहाँ पर समझ लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा पावर है। A selection committee shall be formed by the central government to appoint the judicial members and expert members। तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। और लीगल मैंडेट क्या है एनजीटी के पास? तो उसके पास लीगल मैंडेट है कि वो एक्सटेंड करे, इन्फोर्स करे इन्वायरमेंटल राइट्स को, ग्रांटिंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू इंडिविजुअल्स एंड प्रॉपर्टी एंड एड्रेसिंग मैटर्स एसोसिएटेड विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, आप अच्छे से इसे देखें। जो एनजीटी है वो काम किस पर करता है? तो उसे पावर मिलता है इन एक्ट्स के द्वारा। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर सेस एक्ट 1977, द वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये सारे एक्ट से उसे पावर मिलता है काम करने का। अब चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो याद रखना जो इसमें सारे ऑप्शंस हैं, थोड़ा मेरे पास टाइम की थोड़ी अपनी लिमिट है, तो इसमें देखो जो सेकेंड नंबर यहाँ पर कहा जा रहा है आपको, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, द एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन on the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness and streams and wells, cleanliness of streams and wells, and aims to improve the quality of air in the country। तो याद रखना CPCB क्या लेगा? तो ये एग्जीक्यूटिव स्टेप लेगा। और एनजीटी की बात करें अगर, तो वो इन्वायरमेंटल जस्टिस का बॉडी है, ठीक है ना। ये सिर्फ हायर कोर्ट्स के बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया है, थोड़ा डेडिकेटेड बॉडी बनाया गया है, डेडिकेटेड जुडिशियल पर्सनस इसमें अपॉइंट किए जाते हैं सो दैट कि काम वहाँ पर ज़्यादा स्विफ्टली हो। तो यहाँ पर जो ओनली 2 यही सही ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। कल मैंने आपको जीपीएस के बारे में पढ़ाया था, हाँ बिल्कुल पढ़ाया था। तो आपको बताना है कि इन 4 कंट्री में से किसके पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। तो इंडिया के पास तो है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ इंडिया ऑप्शन में नहीं है। तो किन के पास है?
तो यहाँ ना तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ना ही कनाडा के पास है, ना ही इज़राइल के पास है, जापान के पास है। और दुनिया में किसके पास क्या-क्या है, तो यूएसए के पास जीपीएस है, रशिया के पास ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन के पास गैलीलियो है और चाइना के पास बेइडो है और इंडिया के पास नेविक है। तो इस तरह से इतने कंट्री के पास अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, ज़्यादा पुराना नहीं, इसी साल का पूछा हुआ है। तो पता तो बहुत कुछ रहना ही चाहिए। और आईआरएनएसएस के बारे में बात हो रही है, जो नेविक सिस्टम है हमारा वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो आईआरएनएसएस के बारे में बात हुई है, तो पहला है स्टेटमेंट कि हैज़ 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। दूसरा ऑप्शन है कि आईआरएनएसएस कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। और तीसरा स्टेटमेंट है इंडिया विल हैव इट्स ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ 2019। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन देखने के लिए यहाँ देख लो कि इसके पास 3 जियो स्टेशनरी एंड 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हैं। आईआरएनएसएस की बात करें अगर, तो एक बार पॉज करके और भी डिटेल्स आईआरएनएसएस का देख लेना कि क्या क्या है आईआरएनएसएस में। बिकॉज जब जीपीएस स्पूफिंग की बात जो आती है, जीपीएस स्पूफिंग सॉरी, तो उसका प्रचलन अभी बहुत बढ़ गया है, दैट्स वाई ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट हुआ है। तो जीपीएस, तो आईआरएनएसएस यहाँ है, तो एक बार पॉज करके एक बार देख लेना। 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, 4 जियो सिंक्रोनस है, ऑर्बिट एल्टीट्यूड है 36,000 किलोमीटर, कोस्ट आया था उस समय के बात करें अगर, तो ये 2013 का पिक्चर है, तो 1420 करोड़ उस समय का हुआ था। 4 satellites in geosynchronous orbit in pairs move in 2 inclined orbits. 3 satellites in geostationary orbit appear from ground to be at fixed position in the sky. ठीक है, स्टार सेंसर, प्रोपेलेंट टैंक, सोलर पैनल, ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रहा है। सही आंसर 1 only. IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbits. तो इस तरह से ये IRNSS काम करता है। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया बट इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा था, तो टाइम तो लगना ही था। चलते चलते आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने सेशन यहाँ तक एंजॉय किया है तो लाइक बटन टैप करना ना भूलें, कम से कम 5-10 दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने पहले से किया हुआ है। कमेंट में कुछ 2-4 शब्द लिख दो कि मुझे भी कुछ इंस्पिरेशन और इनकरेजमेंट मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।